अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। दुनिया भर में जिस अंदाज में तब्दीलियां हो रही हैं, अब दुनिया एक मुनफरिद जोन में दाखिल हो रही है। माजी में जिस अंदाज में तब्दीलियां होती थी, वो तब्दीलियां दिनों में नहीं, सालों में और सदियों में आया करती थी। लेकिन अब जो तब्दीलियां आ रही हैं, वो लम्हों लम्हों तब्दील हो रही हैं। हर लम्हा एक नई तब्दीली सामने आती है और सूरत हाल में जिस अंदाज में तब्दीली होती है, ये यकीनी तौर पर मामलात को मजीद कशीदा कर सकती है। आज दुनिया उस नौयत में नहीं चल रही जैसे आज से 20, 25 या 50 साल पहले चला करती थी। आज दुनिया का निजाम मुख्तलिफ हो चुका है और इस दुनिया के बदलते हुए निजाम के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए जरूरी था कि पाकिस्तान भी एक ऐसी कौमी सलामती की पॉलिसी मुरतब करता जो आज के बाद आने वाले बड़े बड़े चैलेंजेस के ऊपर मुकाबला करने में पाकिस्तान को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती। इस पॉलिसी का मकसद यह होना चाहिए, अगर आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस आए और आने वाले दिनों में जो मुश्किलात आए, चाहे वो फूड से मामलात हो, चाहे वो सिक्योरिटी के मामलात हो, चाहे वो दाखिली और खारजी मामलात हो, तमाम तरफ फ्रंट्स में ये पॉलिसी इतनी कारआमद हो कि फ्रेमवर्क के तौर पे इसको पेश किया जा सके और इसके ऊपर अमल किया जा सके। पाकिस्तान में माजी में बड़ी सारी हुकूमतें आई, लेकिन किसी भी हुकूमत ने कौमी सलामती पॉलिसी का ऐलान तो किया होगा, लेकिन उस अंदाज में उसके ऊपर काम नहीं किया। आज पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी का जिस अंदाज में ऐलान हो चुका, काम होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये कितनी आने वाले दिनों में फायदेमंद होगी, इसका कितना ज्यादा बेनिफिट पाकिस्तान की कौमी सलामती को लेके होगा, पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी मामलात को लेके होगा, इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे कि ये सारे मामलात आते आते तय होते होते इतनी देर क्यों हो गए। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें जनाब डॉक्टर जासिर आफ्ताब साहब, सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं। जरा इन्हीं से जानते हैं कि कौमी सलामती पॉलिसी आखिर कितनी अहम है और इसको आने में जो ताखीर हुई, अब इस ताखीर के बाद अब क्या मामला हो रहे हैं। जासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जासिर साहब, पहले तो ये बताएं कि आपको पहले मुबारकबाद कि पाकिस्तान को बने के 70 साल गुजर गए, पहली कौमी सलामती पॉलिसी हमारे पास अब आ चुकी है। ये कितना बड़ा एक अचीवमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से? जी डेफिनेटली पॉलिसी हमारे सामने आई है और डेफिनेटली अगर ये इससे पहले ये नहीं है कि पॉलिसी नहीं थी तो पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी थी उसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी। डेफिनेटली चीजें इंप्लीमेंट हो रही होती हैं और अकॉर्डिंगली प्लान भी हो रही होती हैं। बिल्कुल सही बात है। बट पॉलिसी डॉक्यूमेंट सामने आने से हमें ये फायदा हो जाता है कि हमें जो एक डायरेक्शन मिल जाती है कि पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। और इस पॉलिसी के अंदर डेफिनेटली जो दो कंपोनेंट को बेसिकली लिया गया है कि सिर्फ जो आपका जो डिफेंस है वो सिर्फ जो एक फॉर्मल डिफेंस है जो आर्मी की शक्ल में उस तक महदूद नहीं है। उसमें आपको जो दीगर लोग हैं, जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, स्पेशली जो ह्यूमन सिक्योरिटी है उसको भी देखना होगा। और उसी में फिर जब हम बात करते हैं तो फिर इंटरनल सिक्योरिटी की भी बात होती है, फिर फूड सिक्योरिटी की भी बात होती है, और फिर आपको जो आपकी जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी कंसिडर होती है। और इसके साथ साथ फिर हम ये भी देखते हैं कि जो आपकी नेशनल प्रॉस्पेरिटी है और इसके साथ जो आपकी अमीर और गरीब की तकसीम है, ये सब चीजों को फिर देखा जाता है। तो इस पॉलिसी के फॉर्मुलेट होने से और फिर इसके बाद इसका जो कुछ हिस्सा पब्लिक भी हुआ है उससे डेफिनेटली हमें एक डायरेक्शन, एक हमारी डॉक्यूमेंट हुई है कि पाकिस्तान की जो मजमूई तौर पर नेशनल सिक्योरिटी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। और डेफिनेटली जब आपके पास कोई चीज डॉक्यूमेंट में आती है और फिर जब पब्लिक भी होती है तो उस पर फिर डेफिनेटली डिबेट भी होती है। और डिबेट और डेफिनेटली जब ये पॉलिसी बनी होगी तो इसमें जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उन सब की इनपुट ली होगी। और अगर आप थोड़ा इसकी बैकग्राउंड में जाएं तो इस पे ये इसी गवर्नमेंट में इस पे काम नहीं हुआ, इससे पहले से काम हो रहा था, बट इसको अल्टीमेटली एक सामने लेके आए हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप है जो कि एक फॉर्मल स्टेप है कि आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो एक पॉलिसी की फॉर्म में सामने आई है और हमें एक जो रियासत पाकिस्तान के लिए एक डायरेक्शन है कि उसकी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। और इंटरेस्टिंगली और अच्छी जो चीज़ ये है कि इसके अंदर जो पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन है और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है और पाकिस्तान की जो फूड सिक्योरिटी है
इन सब चीजों को भी इसके अंदर कंसिडर जासिर ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम देख रहे थे कि माजी में जैसे जैसे चेहरे तब्दील होते थे पॉलिसी तब्दील हो जाया करती थी। हमने मुख्तलिफ अदवार में देखा, मुशर्रफ साहब का दौर रहा, जरदारी साहब का दौर, फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का दौर, अब इमरान खान साहब का दौर। कोई भी दौर पिछले दौर के हवाले से पॉलिसी का कंटिन्यूएशन नहीं कर रहा था। हर दौर में हमें नए इकदाम देखने को मिले, नई राह देखने को मिली। अब वो राह, ये एक डिबेटेबल मामला है कि कितनी सही और कितनी गलत थी, लेकिन अब इससे ये हो जाएगा कि चाहे चेहरे तब्दील हो जाए, लेकिन पाकिस्तान की सलामती को लेकर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज होता हुआ नजर नहीं आएगा। सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं एक ही पेज पे नजर आएंगे। देखें, जहां तक बात है चेंज होने की, तो डेफिनेटली जो सलामती है पाकिस्तान की, उसका जो मेजर स्टेक होल्डर है वो अफवाज पाकिस्तान है। बिल्कुल सही। और रियासत पाकिस्तान जो भी फैसला करती है वो मौजूदा सूरत हाल को देख के फैसला होता है, और जो सलामती है किसी मुल्क की, वो सिर्फ आप एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में उसको देकर नहीं देख सकते। उसमें डेफिनेटली जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है आपको अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना पड़ते हैं। और इससे पहले भी अगर गवर्नमेंट चेंज होने से आपको कुछ चीजें नजर आती थी चेंज होती, लेकिन उसका ये मतलब कभी भी नहीं होता था कि इसके पीछे कोई हमारा बेसिक जो हमारा एजेंडा है पाकिस्तान का, और जो हमारी डिफेंस की बुनियाद है, वो उस पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं हुआ और ना ही मुस्तकबिल में कभी होगा। इस पॉलिसी से सिर्फ एक फायदा ये हुआ कि डेफिनेटली आपको एक डायरेक्शन मिल गई, और प्लस जो आपके सिक्योरिटी के जो डिफरेंट अदर कंपोनेंट्स हैं, जिसमें डेफिनेटली ह्यूमन सिक्योरिटी आती है, तो इससे फायदा ये हुआ कि हमें जो हमारे जो फॉर्मल डिफेंस के इदारे हैं, उसके अलावा जो दीगर इदारे हैं, उनको एक डायरेक्शन दी गई और उसको अलाइन किया गया कि उनके जो मामलात हैं उसका ताल्लुक बड़ा गहरा है आपकी नेशनल सिक्योरिटी के साथ। कि अगर हमारा दिफा बहुत मजबूत हो और हमारे पास खाने को नहीं है, हमारा दिफा बहुत मजबूत हो तो हमारी जो हेल्थ की सिचुएशन है वो ठीक नहीं है, हमारा दिफा बहुत मजबूत हो तो हमारे जो हमारा जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है वो अगर ठीक नहीं है, तो डेफिनेटली वो फिर आपकी जो उससे नेशनल सिक्योरिटी है वो मुतासर होती है। तो इस पॉलिसी से हमें ये चीज सामने आई कि अब हमें डेफिनेटली जो हमारी डिफेंस जो पावर है और जो हमारी जो ताकत है और हमारी जो फ्रंट लाइन फोर्सेज हैं, उनको यकीनन वो इसकी बेस है सिक्योरिटी की। पर इसके साथ साथ हमें अपने इंटरनल सिचुएशन को भी ठीक करना है, हमें अपनी इकोनॉमी पे भी तवज्जो देनी है, और हमारे जो लोग हैं हमें उनकी सिक्योरिटी पे तवज्जो देनी है। अब आप देखें कि जो अभी हमारा मरी वाला इंसिडेंट हुआ है, इसने हमारे पाकिस्तान के जो डिलीवरी सिस्टम है और जो गवर्नमेंट का सर्वर सिस्टम है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए कि एक चंद घंटों के अंदर एक आफत आई तो उसको हम अकॉर्डिंगली मैनेज नहीं कर पाए, तो हमारा सिस्टम कैसे ऑपरेट कर रहा है। तो इससे ये जाहिर होता है कि सिर्फ ये जो पॉलिसी है, इसने तमाम इदारों को एक डायरेक्शन दी है कि हमारी अगर हमारे अस्पताल नहीं ठीक काम करे, हमारा हेल्थ का सिस्टम ठीक नहीं काम कर रहा, तो ये सिर्फ हेल्थ तक महदूद नहीं है, इसका इम्पैक्ट नेशनल सिक्योरिटी पे आ रहा है। अगर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, तो इसका भी ताल्लुक जो है वो अल्टीमेटली नेशनल सिक्योरिटी के साथ है। क्योंकि अगर आपकी इंटरनल सिचुएशन डिस्टर्ब होगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी, तो फिर डेफिनेटली उससे आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो मुतासर होती है। जैसे बिल्कुल आप बड़ा वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं कि अब जिस अंदाज में दुनिया चल रही है, अब यहाँ पे उस अंदाज में जंगें नहीं लड़ी जाती, बल्कि हाइब्रिड वॉर होती है, डिफरेंट अंदाज में एक दूसरे को खोखला करने की कोशिश की जाती है। ये फ्रेमवर्क इस लिहाज से बड़ा अहम होगा कि सिविल और मिलिट्री क़यादत ने मिलकर मुश्तरका तौर पे तमाम तर एरियाज के ऊपर हाईलाइट किया हुआ है, तमाम तर इश्यूज को जो कि फॉल्ट लाइन है पाकिस्तान की, इनके ऊपर काम होता हुआ नजर आएगा और इस पे तमाम स्टेक होल्डर्स भी सामने होंगे। जी बिल्कुल। इसके अंदर क्लाइमेट को टेकअप किया गया है, आपकी जो वाटर सिचुएशन है उसको टेकअप किया गया है, इसमें हमारी जो जेंडर सिक्योरिटी है उसको टेकअप किया गया है, पॉपुलेशन के इश्यूज को देखा गया कंसीडर किया गया है, हेल्थ सिक्योरिटी को कंसीडर किया गया है, और इसमें आपके सामने फिर आपके जो फॉरेन रिलेशंस हैं उनको कंसीडर किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेटली जब हम फिफ्थ जनरेशन वॉर की बात करते हैं और उसके अंदर फिर आपका जो मीडिया है और स्पेशली जब सोशल मीडिया है, तो उस हवाले से भी डेफिनेटली हमें चीजें उन सब चीजों को भी डेफिनेटली इसमें
जो और ये जो फॉरेन लाइंस का इशू होता है कि हमारे यहाँ हमारे जो दुश्मन है वो जानते हैं कि हमारे मुल्क में कौन से इश्यूज सेंसिटिव हैं और उनको किस अंदाज में, आप देखें ना अक्सर इस तरह की कैंपेन्स उठती हैं, कभी खवातीन के हवाले से मामलात आए जाते हैं, कभी सेक्टेरियन किलिंग के हवाले से मामलात उठाए जाते हैं, कभी मुख्तलिफ कौमियत के हवाले से बात की जाती है। तो अब ये सारे इश्यूज भी एड्रेस हुए होंगे, ये पॉलिसी फ्रेमवर्क का हिस्सा बन चुके हैं ना। जी डेफिनेटली ये सारी चीजें इसमें कंसीडर है, क्योंकि हमारे सामने तो इसका एक खास कंपोनेंट आया है ना, जो पब्लिक किया गया है, जिसका पब्लिक वर्जन है। तो डेफिनेटली इसके बैक एंड पे सारी चीजें हैं, क्योंकि वो डेफिनेटली वो डॉक्यूमेंट तो हमारी नजर से नहीं गुजरा। पर इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि हमें मजबूरी तौर पर जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एक डेफिनेटली पहले भी ये चीज रियलाइज थी, बट ये डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आ गई और एक डायरेक्शन मिली है कि आपको जो आपका जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो सर्विस डिलीवरी सिस्टम है उसको भी आपने मुस्तहकम करना है, क्योंकि इसका ताल्लुक आपकी नेशनल सिक्योरिटी के साथ है। क्योंकि अगर इंटरनल सिचुएशन खराब होती है तो डेफिनेटली फिर उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट वो मजबूरी तौर पर कौम पे पड़ता है, और इंटरनल सिचुएशन की खराबी से फिर जो बैरूनी अनासर हैं वो उससे फायदा उठाते हैं। और आपने बैरूनी अनासर की बात की, जासिर जरा ये भी तो बताया ना कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को लेकर काफी बात की जाती है। हमने देखा कि अरसे से पाकिस्तान ने एक दोस्त समझा जिसको अमेरिका, उसके साथ कुछ हद तक मामलात रहे भी, कुछ नाराजगियां भी हुई। अभी कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो झुकाव वो क्लियरली चाइना की तरफ नजर आता है। सीपैक एक गेम चेंजर मंसूबा है जिसके ऊपर पूरी तरीके से इस वक्त रियासत पाकिस्तान फोकस किए हुए है। ये सारी जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है आने वाले दिनों में पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशनशिप के हवाले से कितनी अहम होगी, क्योंकि अगेन हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल मुख्तलिफ थी, और आज अगर हम देखें खान साहब की हुकूमत में तो फॉरेन पॉलिसी का जो किबला है वो बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रहा है। ये किस हद तक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करेगा इस पाकिस्तान को? जी बिल्कुल, ये जो हमारे सामने डॉक्यूमेंट आया है इसके अंदर फॉरेन पॉलिसी को भी कंसीडर किया गया है, और आपके इसमें जो दुनिया के इंपॉर्टेंट ममालिक हैं जिन पे हमारी फॉरेन पॉलिसी बेस करती है उनको भी कंसीडर किया गया है, और दीगर खिस्से जो हैं उनके बारे में भी पूरा डिटेल दिया गया है कि हमारा किस मुल्क के साथ किस तरह का रिलेशन होगा। क्योंकि डेफिनेटली हमने अपने दिफा पे कंप्रोमाइज किए बगैर जो जितने भी ममालिक हैं उनसे हमें ताल्लुकात अच्छे रखने हैं, बट वो डेफिनेटली उसके अंदर हमें दुनिया के अंदर किसी एक खास लॉबी का हिस्सा नहीं बनना है। और इसके साथ साथ जब अगर हम चाइना और अमेरिका की बात करें तो उसमें भी हमें डेफिनेटली किसी कोल्ड वार का या सो कॉल्ड कोल्ड वार का हिस्सा नहीं बनना है। हमें जो हमें अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर बैलेंस रखना है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे ताल्लुकात हैं भारत के साथ उसमें डेफिनेटली जो है वो हमें जंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, बट जो हमारे बेसिक इश्यूज हैं और जो जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कश्मीर है, और वो उन पॉइंट्स पे हम कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और ना ही रियासत पाकिस्तान ने कभी कंप्रोमाइज किया है और ना ही इसके बारे में सोचा जाएगा। और डेफिनेटली जब हम किसी जगह भी अमन की बात करते हैं और जब हम किसी जगह ये बात करते हैं कि हमें अपने तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात रखने हैं और हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, तो उसमें फिर हमें इस चीज को देखना पड़ता है कि उसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए, और जो हमारा बेसिक जो हमारे जो बेसिक इश्यूज हैं उनको जब तक आप एड्रेस नहीं करते तो फिर वो आप अपनी जगह आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो डेफिनेटली इस पे बेस कर रही होती है। तो इस डॉक्यूमेंट में भी इसको देखा गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ी ऐड करता रहूं, जी और चीज मैं ऐड करता रहूं, इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है वो फूड सिक्योरिटी है, क्योंकि अगर आपकी रियासत बड़ी सिक्योर है, जैसे फूड को अगर हम वाटर सिक्योरिटी के साथ अगर ऐड करते हैं, क्योंकि पानी का मसला भी बड़ा है हमें, और इसमें सारे मामलों के ऊपर भी देखा गया है जिस अंदाज में डैम्स बनाए जा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इसमें वाटर के इश्यूज को भी देखा गया, और इसके अंदर जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें ये देखना होता है कि हमारा जो पाकिस्तान का सिस्टम है जो फूड का वो बेस कर रहा होता है एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक, और ये जो एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक है ये इसका ताल्लुक सिर्फ आपकी फूड सिक्योरिटी के साथ नहीं होता बल्कि इकोनॉमी के साथ भी होता है। बिल्कुल सही बात। और हमारा जो पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक है वो कन्वेंशनल वे से चलता है। कन्वेंशनल वे का मतलब ये है कि आपका जो देही सिस्टम है, जो आपकी रूरल इकोनॉमी है, वो बेस कर रही है इस कन्वेंशनल सिस्टम के ऊपर। अब उसमें आपको वो आपके मुल्क के हालात, जैसे भी आपने कोविड सिचुएशन में भी देखा, आपकी जो देहाती और रूरल लाइफ है वो अपनी जगह चलती रही, उसकी इकोनॉमी अपनी जगह चलती रही, और उसका फायदा ये हुआ
कि हमारी फूड चेन के अंदर जो किसी किस्म का कोई तातुल नहीं आया। और ये जो हमारा कन्वेंशनल सिस्टम है, इसको हम इंडस्ट्री की तरह डील नहीं करना होगा। हमें ये समझना होगा कि जो हमारा कन्वेंशनल सिस्टम है, उसको हम उस कन्वेंशनल सिस्टम के अंदर रहते हुए किस तरह से स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जासिर साहब। और आपने बिल्कुल सही मामले की तरफ निशानदेही की है कि पाकिस्तान के जो खदोखाल है वो दुनिया के दीगर बड़े ममालिक से बहुत मुख्तलिफ है। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसको देखें तो पाकिस्तान दो हिस्सों में बड़ा मुनफरिद नजर आता है। एक पाकिस्तान का वो हिस्सा जो कन्वेंशनल है, जो पाकिस्तान का निजाम है, जो सालों से चल रहा है, तो दूसरी जाने पाकिस्तान का वो निजाम है जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ा है। जैसा आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी का एक और बड़ा अहम जो मामला है वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया की किसी भी ऐसी जंग का हिस्सा बनने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं। वी आर पार्टनर्स इन पीस, नॉट इन पार्टनर्स इन एनी काइंड ऑफ वॉर। और पाकिस्तान का मकसद इस दुनिया में अमन को फरोग देने का होगा। और ये सारे मामला इस पॉलिसी में बहुत क्लियरली वाज़ेह तौर पे बता दिए गए हैं। पाकिस्तान के आने वाले दिनों में कौन से ममालिक का साथ हो सकता है, कौन से ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक बस ठीक ठीक हो सकते हैं, ये सारा कुछ दारोमदार करेगा इस पॉलिसी पे। पॉलिसी फ्रेमवर्क इसलिए बड़ा अहम था कि अगर दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को देखा जाए तो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में जो पॉलिसी वाजे कर दी जाती है वही सालों साल तक इंप्लीमेंट की जाती है। और ये पॉलिसीज चंद महीनों के लिए नहीं, चंद हफ्तों के लिए नहीं, बल्कि तवील अरसे के लिए पॉलिसी होती है। इसका ब्रेकडाउन किया जाता है छोटे छोटे हिस्सों में। अब पाकिस्तान में ये पॉलिसी पहली मर्तबा इस अंदाज में अनाउंस की गई है। इसका इंप्लीमेंटेशन कैसा होगा ये देखना जरूरी होगा। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं क्योंकि वक्फे के बाद हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से जो कुछ सूरत हाल में तब्दीली आ रही है। सूरत हाल की तब्दीली के बाद आने वाले दिनों में जिस अंदाज में हमने पेशन गोई की थी कि पाबंदियां लग सकती हैं, इन्हीं पाबंदियों का इतलाक होता हुआ नजर आ रहा है। ये क्या पाबंदियां हैं, इससे कौन से सेक्टर्स मुतासिर होंगे और कौन से सेक्टर्स इससे मुस्तस्ना होंगे, तमाम तरह डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम बात कर रहे थे कि कोविड की सूरत हाल में बतदरीज इजाफा हो रहा है। ये सूरत हाल हर गुजरते रोज के साथ खराब से खराब तर होती जा रही है। यही कुछ हमने माजी में काफी सारे शोज में प्रोग्राम से बताया और वाज़ेह किया कि असल जमीनी हकाइक क्या है और अगर इकदाम ना लिए गए तो हालात खराब हो जाएंगे। आज पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची, माशी हब शहर कराची में जो सूरत हाल है कि कोविड की जो पॉजिटिविटी शरह गालिबन 40% तक पहुंच गई है। इसी के पेश नजर इस वक्त जो इकदाम उठाए जा रहे हैं सिंध हुकूमत की जानिब से वो कुछ इस तरीके से हैं कि कराची और हैदराबाद में इंडोर तकरीबात के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि मस्कुरा शहरों में जो आउटडोर तकरीबात हैं वो 300 अफराद तक महदूद कर दी जाएंगी। बल्कि इसके अलावा एक और मामला भी है कि दीगर सिंध के अजला जहां पे कोविड की शरह 10% से कम है वहां पे मामूलात नॉर्मल होती हुई नजर आएंगी। सिंध के दीगर अजला में इंडोर तकरीबात के हवाले से भी अगर मैं बात करूं तो 300 और आउटडोर तकरीबात में तकरीबन 500 अफराद का इजाजत दी जाएगी। इसके अलावा कराची और हैदराबाद में इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाएगी, जबकि आउटडोर डाइनिंग के सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को इजाजत होगी। दीगर अजला और शहरों में सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को ही इंडोर और आउटडोर डाइनिंग की इजाजत दी जाएगी, जबकि मुंतजमीन से भी कहा जाएगा कि वो किसी भी ऐसे शख्स को सर्विस प्रोवाइड ना करे जो वैक्सीनेटेड नहीं है। कराची और हैदराबाद की इंडोर जिम्स में भी 50% और वैक्सीनेटेड अफराद को ही वर्जिश करने की इजाजत मिलेगी। और ये सारी मामलात यकीनी तौर पर इस बात की तरफ क्लियरली इशारा कर रहे हैं कि जो कोविड के पेश नजर सूरत हाल के ऊपर मामलात कशीदा हैं। कराची और हैदराबाद के सिनेमा घरों की बात करें तो यहां भी 50% तक की गुंजाइश होगी और 50% तक लोगों को आने की इजाजत दी जाएगी, जिनमें वही लोग आ सकते हैं जो कि पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हो, जबकि दीगर शहरों में 100% गुंजाइश तक के लोग इन सिनेमा घरों का रुख कर सकते हैं बशर्ते वो वैक्सीनेटेड हो। इसके अलावा अगर कराची और हैदराबाद की दूसरे मामलात की तरफ देखें, खासतौर पर मजहबी मामलात की तरफ, मज़ारात की बात करें तो कराची और हैदराबाद में मज़ारात पर भी 50% पाबंद जो लोग हैं उनके दाखिले की इजाजत होगी।
जो कि सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेटेड हज़रात इसमें दाखिल हो सकते हैं। इसके अलावा कराची और हैदराबाद की तफरीह मुकामात, पार्क्स और खेलों के मैदानों में भी 50% गुंजाइश के साथ लोग जा सकेंगे और ये वही लोग दाखिल हो सकेंगे जो वैक्सीनेटेड होंगे। तालीमी हवाले से भी कराची और हैदराबाद की जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरीके से होगी कि 12 साल से कम उम्र के तालिब इल्मों के लिए मुतबादिल आयाम में 50% हाजिरी के यकीनी बनाया जाएगा, जबकि 12 साल से जायद उम्र वाले वैक्सीनेटेड तालिब इल्मों के लिए 100% हाजिरी को यकीनी बनाया जाएगा। मार्केट्स, कारोबारी सरगर्मियां वैसे ही पूरी तरीके से जारी रह सकती हैं और दफ्तरी औकात और मामलात में भी किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। रेस्टोरेंट्स के हवाले से एक बड़ा मामला उठाया गया। इसी के हवाले से हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पे मौजूद है जनाब फैजान रवाज साहब, जो कि सेक्रेटरी ऑल कराची होटल एसोसिएशन के, रेस्टोरेंट एसोसिएशन के। इनसे जरा जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। फैजान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैजान साहब, आपने ये देख लिया होगा जो नोटिफिकेशन सामने आया है और काफी दिनों से ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड भी था कि इस तरह का कोई नोटिफिकेशन आ सकता है, तो मैं चाहूंगा कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा इसके हवाले से। अच्छा, ये तो एक कोविड की सूरत हाल आपके सामने पिछले 2 साल से कोविड हो रहा है और सब चीज होती है, लेकिन ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया इसमें आपने देखा होगा इतनी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रही, इतनी मोर्टेलिटी रेट नहीं है, इतने दुनिया में कहीं पर भी ऐसा वो नहीं है और पाबंदियां भी ज्यादा नहीं लगाएंगे। अब जहां तक कराची की बात है, कराची में आज जब मैं देखा तो 40% का रेशियो आ गया और अभी मुझे एक डीसी साहब ने इन्फॉर्म किया है कि एनसीओसी के ऑर्डर के तहत वो जो पाबंदियां 24 तारीख से लगनी थी उसके बजाय वो कल से लगा रहे हैं। अच्छा जी, कल जी, अभी मुझे नोटिफिकेशन भेजा है कि जो पाबंदियां हैं वो कल से लगाई जा रही हैं। अब इसमें ये डायनेंस के हवाले से इनको 50% कर देना चाहिए था, क्योंकि इसी तरह हमें चलना है, कोरोना के साथ ही लेके चलना है, कारोबारी सरगर्मियां खत्म तो नहीं करनी। सिंध गवर्नमेंट ने और एनसीओसी ने नोटिफिकेशन अच्छा दिया कि बाकी जगहों को बंद नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो बैंक्वेट हाउस को और जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बंद कर दिया, ये थोड़ा सा काम गलत हो गया। 50% कैपेसिटी के साथ काम कर देना चाहिए था, क्योंकि कराची में तो ऑलरेडी काफी लोग वैक्सीनेटेड है। 43% की उस दिन मुर्तुज़ा साहब ने रेशियो शेयर किया कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, और साउथ के अंदर 90% लोग वैक्सीनेटेड हैं। तो वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज किया जाए, एक एक आदमी से वैक्सीनेशन के बारे में पूछा जाए, रोड पे निकल के आम लोग ट्रैवलिंग करने वाले उन तमाम लोगों से पूछें वैक्सीनेशन है या नहीं है, और साथ में हर जगह कैंप लगा दिए जाए और वैक्सीन करा दी जाए इसी तरीके से। ये होना चाहिए, बूस्टर्स लगा दिए जाए। हम लोग पिछले 7 महीने से वैक्सीनेशन सेंटर खोल के बैठे हुए हैं, जबकि एक्सपो में बंद हो चुका है। उसके बावजूद ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन की तरफ से अभी तक वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा है, जिसमें बूस्टर लगाए जा रहे हैं। फाइजर वैक्सीन अवेलेबल है, तमाम किस्म की वैक्सीन अवेलेबल है। तो हमें तो वैक्सीनेशन की तरफ जाना चाहिए, ना कि बंद होने की तरफ। हमारा मुल्क तो इसका मुकम्मल ही नहीं कर सकता ना। अच्छा फैजान साहब, ये बताएं कि माजी में जब इस तरह की पाबंदियों का इतलाक किया गया था तो उस वक्त भी जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन है उससे किसी किस्म का कोई फीडबैक नहीं लिया गया था। क्या इस बार इस तरह के ऐलानात से पहले आप लोग से किसी किस्म की कोई बात हुई? मुझे याद पड़ता है कि गालिबन नासिर हुसैन शाह साहब से आपने काफी क्लियरली इन सारे मामला के ऊपर पिछली बार भी बात की थी। इस बार कुछ होता हुआ नजर आया? असल में ये जो नोटिफिकेशन निकला ना, ये एनसीओसी की तरफ से निकला है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको फॉलो करना पड़ा है। तो हमारी तो शुरू से यही शिकायत रही है कि आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मशवरा ही नहीं दिया करें, तो हम आपको अच्छा मशवरा दे देंगे। हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारी चीजें बंद हों, और हम भी चाहेंगे कि अच्छे तरीके से हम गाइड कर सकें कि भाई इसको आप अगर वैक्सीनेशन ड्राइव की तरफ ले जाएं और 50% कैपेसिटी पे ले जाएं, और इसमें कोई ऐसा काम कर लिया जाता जिससे हमारी इंडस्ट्री को भी नुकसान नहीं पहुंचता। अब तो उन्होंने डाइनिंग कंप्लीटली बंद कर दिया है। एक दफा एक चीज बंद होती है तो उसको। और फैजान साहब, मैं ये अगर जानना चाहूं कि कराची के कितने फीसद रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो महज इंडोर डाइनिंग के ऊपर पूरी तौर पर डिपेंडेंट है, तो वो कितने फीसद होंगे इस तरह के रेस्टोरेंट? अच्छा देखिए, 75% रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो इंडोर डाइनिंग पे डिपेंडेंट है। अब वो 25% का रेशो ये है कि वो सेमी डाइन इन डाइन आउट करके लोगों ने बनाना शुरू कर दिए थे। आपने देखा होगा कोविड के दरमियान के कुछ सिटिंग अंदर है, कुछ आउटसाइड है, और कुछ हमारे हाईवेज पे और कुछ सीवीएस पे ओपन एयर डाइनिंग है, बस वो है अवेलेबल। बाकी तो 75% जो कारोबार है वो तो इंडोर डाइनिंग पे है। सही। तो और ये इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये भी ऐन मुमकिन है कि जो पाबंदियां लगाई गई इसमें एक्सटेंशन भी हो सकती हैं। अगर तो एक्सटेंशन का मामला आता है तो फिर रेस्टोरेंट एसोसिएशन इसके ऊपर क्या मौकफ रखेगी? देखिए, ये तो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। अगर 21 तारीख से लग रहा है, जैसे मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया, कल से लग रहा है, 15 तारीख तक लगा रहे हैं, फरवरी तक, तो पूरा महीना हो गया ना। ये तो 15 दिन वो 9 दिन की, तकरीबन 25 दिन आप एक चीज बंद रखते हैं। एक दफा एक चीज बंद होती है, उसको खोलने में बहुत टाइम लगता है। अब हम स्टाफ का क्या करेंगे? जहाँ पर स्टाफ मौजूद है, क्या उनके लिए क्या किया जाए? तो स्टाफ चला जाता है, वापस कैसे आएगा? दूसरी चीजें, तनख्वाहें देने के मामला आते हैं, दूसरी परेशानी आ जाती है। अभी जो लास्ट 10 डेज होते हैं, इसमें
टैक्सेस और बिल्स और सारी चीजें आई हुई थी। जब रेस्टोरेंट ही बंद हो जाएगा तो फिर वो कहां से कर सकते और माजी में जिस तरीके से हमने देखा कि जब से पाबंदी का नोटिफिकेशन आता है तो रेस्टोरेंट्स के हवाले से कार्रवाई बड़ी तेज हो जाती है। लोकल इंतजामिया बड़े सारे रेस्टोरेंट्स के ऊपर सर्वे करती है, छापे मारती है। कुछ रेस्टोरेंट्स को पिछली बार भी सील किया गया था। इस बार को यकीनी बनाया जा रहा है कि इस बार रेस्टोरेंट्स को इस तरह के मामला और शिकायत का सामना न करना पड़े। अच्छा, हम इंतजामिया से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, तमाम डीसी से हमारी कोऑर्डिनेशन रहती है। जिस तरीके से वो इम्प्लीमेंट करने का चाहते हैं उस तरीके से इम्प्लीमेंट भी करा देते हैं। और ये जब से हम इनके साथ कोऑर्डिनेशन में, पिछले जो लास्ट लॉकडाउन लगा था उससे कोऑर्डिनेशन में, तो उसके बाद थोड़े से मामला कम हो गए थे। लेकिन उससे पहले जो 1.5-2 साल गुजारा है वो तो बड़ा सख्त था। उसमें तो बड़े मामला होते थे। और आपको पता है पाकिस्तान में, कराची में, सिंध में क्या कुछ होता था। हर आदमी फायदा उठा रहा है, पुलिस भी फायदा उठा रही है, तो फूड अथॉरिटीज भी फायदा उठा रही है। और डीसी एसीज की जो, वो तो बेचारे नहीं होते होंगे, उनके नीचे जो स्टाफ है वो सारा कुछ करता होगा, आपके सामने सारी चीजें। तो ये यकीनी बनाया जा रहा है कि इस बार वो वाली सूरत हाल फिर से ना दोहराई जाए, फिर से रेस्टोरेंट्स को और तंग ना किया जाए। इनसे तो कोऑर्डिनेशन अच्छी हो गई थी ना। अब ये देखे ना, अभी फौरी तौर पे साउथ से मेरे पास मैसेज आ गया है कि हम कल से वो करेंगे, तो आप अपने लोगों को बता दें, पाबंद कर दें। तो यहाँ तक तो वो कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं, बता देते हैं कि जी हम विजिट करेंगे, आएंगे, आप इनको बोले बंद रखें, कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से हमें और आपको आमने सामने दोबारा बैठना पड़े। तो ये सब चीज तो कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं। लेकिन हम तो बंद करने के खिलाफ हैं कि बंद नहीं होना चाहिए। बंद करने से बहुत सारी चीजें खराबी की तरफ चली जाती हैं। वैसी अनसर्टेनिटी है, लोगों को नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। आपके सामने कराची में कितने हालात खराब हैं, छीना झपटी है, मोबाइल स्नैचिंग है, डिफरेंट चीजें हैं, उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। और ऐसे माहौल में जहां पे स्ट्रीट क्राइम बढ़ा, वहां पे लोगों को अगर बाहर बिठा के या सड़कों पे बिठा के खाना दे सर्व करना पड़े और मुश्किलात में इजाफा कर सकता है ये तो। सर वो तो फिर केएमसी डीएमसी के अलग वो शुरू हो जाएंगे ना काम जी। उनकी दिहाड़ी शुरू हो जाएगी। वो सामने जब आप रखेंगे रेस्टोरेंट की कुर्सियां ये वो, तो वो लोग भी आएंगे और उसके भी इनके सिस्टम बने हुए हैं कि यहाँ बाहर रख खिलाएंगे तो ये पैसे लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। फैजान नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और यकीनी तौर पे जो सूरत हाल के हवाले से जो इस वक्त नजर आ रहा है मामला, वो यही है कि कराची में जिस अंदाज में सूरत हाल तब्दील हो रही है, बिल्कुल कराची और हैदराबाद में जिस अंदाजे से ये कोविड फैल रहा है, खासतौर पर ओमिक्रॉन वायरस फैल रहा है, इसकी पेश नजर सिंध हुकूमत की जानिब से कुछ पाबंदियां आयद की गई हैं। पाबंदियों के हवाले से इस वक्त कहीं ना कहीं कुछ फ्रिक्शन तो महसूस की जा रही है, लेकिन ये उस नौयत की नहीं है जो माजी में देखी गई थी। इस वक्त जिस अंदाज से ये कोविड की शरह में इजाफा हुआ और इस इजाफे के साथ लोग खुद इस बात को समझ भी रहे हैं कि मामलात वैसे नहीं है जैसे माजी में हुआ करते थे। माजी में कराची में जो कोविड का जो पॉजिटिव रेशियो था वो गालिबन 15, 18, 20% तक गया, लेकिन आज जो कराची की जो सूरत हाल है वो खदशात इस बात के जाहिर किए जा रहे हैं कि इस वक्त कराची की कमोबेश आधी आबादी यानी कि हर दूसरा शख्स कोविड या इससे मिलते जुलते किसी फ्लू का शिकार है। और कराची में इस वक्त ओमिक्रॉन वायरस और कोविड वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। यही वजह है कि शायद इस वक्त जो मामलात हैं वो काफी हद तक कंट्रोल्ड है पाबंदियों के हवाले से, और लोग भी इसको काफी ज्यादा वेलकम कर रहे हैं। इसके हवाले से बात करेंगे, तालीमी सरगर्मियां इसके बाद मुअत्तल होने जा रही हैं। तालीमी सरगर्मियों के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, क्योंकि ये अगेन ये जो टाइम फ्रेम है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों के जो फाइनल ईयर एग्जाम्स हैं वो बिल्कुल सर पे हैं और इसके बाद फाइनल ईयर एग्जाम्स की तैयारी होती है। तो तालीमी लिहाज से क्या कुछ मामलात हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जनाब। बात हो रही थी कोविड के हवाले से जो कुछ पाबंदियां इस वक्त आयद की जा रही हैं, जो कुछ इस वक्त मामलात चल रहे हैं, उसमें तालीमी सरगर्मियों के हवाले से भी एक बड़ा अहम ऐलान सामने आया है। तालीमी मामलात इस हवाले से किस हद तक मुतासिर होंगे, क्योंकि अक्सर लोग यही कह रहे हैं, जो वालिदैन हैं, जो असातिज़ा हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये जो वक्त है, जो टाइम किया गया जिस वक्त का, ये बड़ा अहम है। इस वक्त बच्चे अपने फाइनल एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे होते हैं, नई क्लासेस में जाने के लिए लोग भरपूर मेहनत कर रहे होते हैं। तो इसके बाद इस किस्म की पाबंदी से क्या कुछ असरात होंगे और क्या स्कूल एसोसिएशन इस इकदाम को किस अंदाज में देख रही है, इसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है जनाब अख्तर आराही साहब, प्रेसिडेंट है सिंध ऑल पाकिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन के। जरा इनसे जानते हैं कि आखिर ये क्या मामलात हैं और इनका क्या मौक़िफ़ है। अख्तर साहब कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है। अख्तर साहब आपने नोटिफिकेशन तो देख लिया होगा जो सिंध हुकूमत की जानिब से आया है, एनसीसी ओसी के हिदायतनामा।
जी बिल्कुल, नोटिफिकेशन देखा है। गवर्नमेंट का ये फैसला बेहतर है पब्लिक हेल्थ के लिए स्पेशली। दूसरी तरफ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये चाह रही है कि अब तालीमी नुकसान जो हो चुका है वो मजीद ना हो। कोशिश की जा रही है कि जिन इजला में जहाँ जहाँ 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी आ रही है वहां पर तालीम को नैरो डाउन किया जाए, उनकी क्लासेस को या SOP के मुताबिक क्लासेस कंडक्ट की जाएं। जैसा कि 12 साल से बड़े बच्चे हैं उनका इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लोअर सेकेंडरी क्लासेस होती हैं, उनका तालीम का जो नुकसान है बहुत ज्यादा होगा। तो छोटे बच्चों को अल्टरनेट डेज से बुलाने की बात की गई है, ये बहुत बेहतर है। मगर यहीं पर एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है जो कि आपने सबने देखी है, मीडिया ने देखी है, कि पेरेंट्स जो हैं वो सेहत का इतना ख्याल नहीं कर पा रहे, इतना SOP को फॉलो नहीं कर रहे, जो कि बहुत बुरी बात है। मैं ये कहूँगा कि हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी मसले को से जान बचाने के लिए उसकी प्रिकॉशंस पे जाना जरूरी है। कल को हम इलाज कराने के उसमें पड़ जाएं, आप देखें कि हर दूसरे घर के अंदर ये वायरस जो है वो एक्टिव हो चुका है। मास्क नहीं पहना जा रहा, बाजारों में चले जाएं वो खौफ डर कम हो गया। अब वैक्सीनेशन कराया नहीं जा रहा, हालांकि 7.25 करोड़ बच्चों लोगों को जो एलिजिबल एज है उसको वैक्सीनेशन हो चुकी है। अब खास तौर पे 12 साल से ऊपर जो बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो रह गए हैं एडल्ट उनकी वैक्सीनेशन भी बड़ी जरूरी है। इसमें स्पीड अप होना चाहिए। अभी वैक्सीनेशन सेंटर में जाएंगे तो थोड़ी सी नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा आने लगे हैं, मगर उसमें वो हैं जिन्होंने ट्रैवल करना है बैरून मुल्क, जिनको कंपलसरी है वो लोग, या जिनका यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है वो लोग जा रहे हैं। हालांकि आम पब्लिक इतनी ज्यादा नहीं जा रही। आपके तवज्जुह से ये बात हम पहुंचाना चाहते हैं कि गवर्नमेंट की जो बात है उसको फॉलो करे, SOP को फॉलो करे, मार्केट के अंदर जो है उसको अपने मास्क पहनकर जाएं और तमाम SOP फॉलो करेंगे। आपके अपने भलाई के लिए है। वैसे भी हमारे रिलीजन में जो है सफाई निस्फ ईमान है, और अगर हम सफाई का ख्याल रखेंगे तो वो हमारे लिए ही बेहतर होगा, हमारे बच्चों के लिए बेहतर होगा। आप देखें ना, जहाँ जिस घर में किसी को ये प्रॉब्लम हुआ है वो पूरी की पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो चुकी है 10-10, 15-15 दिन तक, तो क्यों ना वैक्सीनेशन करा दी जाए। तो आर्य साहब, मैं ये समझूं कि आपकी एसोसिएशन और जो आप लोग की तंजीम है इस इकदाम को बड़े खुले दिल से इस बार वेलकम कर रहे हैं, और इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है आप लोग को मामलात के हवाले से। बिल्कुल देखिए वेलकम तो कर ही रहे हैं, मगर देखिए वो ये है कि जो थॉट है वो ये है कि तालीम का नुकसान मजीद गवर्नमेंट नहीं करना चाहती, ये एक रियलिटी है। तो उसी हिसाब से जाहिर है कि पेरेंट्स भी, और क्योंकि इस वक्त पेरेंट्स और तालीमी इदारे एक पेज पर है और गवर्नमेंट भी करीब करीब जो है वो एक ही पेज पर। आपने देखा कि बहुत सी अफवाहें जो तालीम दुश्मन लोग थे या जिनका काम ही अफवाह फैलाना है, वो लोग मुख्तलिफ नोटिफिकेशन जाली जो है वो करके अवाम में एक कम से कम इन सब के बाद वो जो अफवाहों का दौर था वो दम टूट जाएगा। जी 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 जी। लेकिन साहब, एक सवाल यहाँ पे ये उठाया जा रहा है कि जो 12 साल की उम्र से जायद के जो तलबा हैं उनकी शर्त आयद की गई है वो मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेटेड हो। आप जरा बता सकेंगे कि 12 साल से कम जो जायद के जो तलबा हैं, यानी कि 6 से लेके 10 स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड तक के जो तलबा हैं, किस हद तक ये वैक्सीनेटेड है? और खासतौर पर अगर कराची हैदराबाद के उन एरियाज की बात की जाए जो कि छोटे इलाके तस्वुर किए जाते हैं, जहां पे एक मुतवस्सित तबके की आबादी भी स्कूल्स और कॉलेजेस का रुख करती है, उस आबादी में कितना रेशो होगा कि ये बच्चे, ये तलबा वैक्सीनेटेड हो? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो औसत तबके से लेस प्रिविलेज एरियाज है वहां के लोग जो है ना फिक्रमंद नहीं है। तो यही बात हम आपके तवज्जुह से ये कहना चाह रहे हैं कि अवाम को यही चीज फॉलो करनी चाहिए कि वो डरें इस बात से और प्रिकॉशंस लें, वैक्सीनेशन कराएं, वैक्सीनेशन सेंटर्स में जाएं, अपनी भी कराएं, अपने प्यारों की भी वैक्सीनेशन कराएं जो उस एज ग्रुप के हैं, ताकि जो है इसमें आपका इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग हो। सही। और क्योंकि ये आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि शायद ये इतना खतरनाक नहीं है, ये खतरनाक हो सकता है वायरस, तो आने वाले मुख्तलिफ वेरिएंट जो है वो इससे ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं।
तो इसलिए हम लेस प्रिविलेज एरिया की भी हम और आनंद साहब ये भी तो बताया ना कि अगर इसमें अगर सूरत हाल काबू में नहीं आती और इसको एक्सटेंड किया जाता है, इसी मॉडल को फॉलो करते हुए अगर एक्सटेंड किया जाए तो भी आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे? देखिए बिल्कुल, देखिए जो फिलहाल गवर्नमेंट के साथ हमारी मीटिंग्स, हमारी ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन और जो हमारी दूसरी सिंध की एसोसिएशन या पूरे पाकिस्तान की एसोसिएशन हैं, उनके अहदेदारान ने मीटिंग की है। उस मीटिंग से बहुत अच्छी तजावीज दी गई हैं और वो तमाम तजावीज गवर्नमेंट ने जो है मानी भी है और वो बिल्कुल जायज भी हैं। तो हम ये समझते हैं जो हमें कहा गया वो ये कहा गया कि हम यकायक जो है तालीमी निज़ाम सस्पेंड नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, स्कूल को, तालीमी इदारों को ताले नहीं लगाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि इसको मैनेज करें, स्मार्ट तरीके से मैनेज करें। जो प्री प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चे हैं उनको 3 डेज के लिए बुलाया जाए, जैसे कि अभी रिसेंटली एडवाइजरी और नोटिफिकेशन आ गया है। और इस तरह से अगर ये 15 दिन की जो लिमिट है या जो भी उस डेट के बाद अगर फरवरी में ये मामला बढ़ता हुआ नजर आया, वायरस बढ़ता हुआ नजर आया, तो जरूर अगर गवर्नमेंट ने 2 दिन के लिए कहा तो हम जरूर फॉलो करेंगे। और ताले तो बिल्कुल नहीं लग सकते, क्योंकि ताले लगाना जो है वो तालीमी इदारों को वो नुकसान है जो कि फिर अगले 10 साल तक हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो आरआई साहब आप ये हुकूमत को तजवीज देंगे कि जिस अंदाज से, जिस तरीके से ओल्ड सिटीजन की एक सेपरेट क्यू बनाई जाती है, तो तलबा के लिए भी कोई मखसूस इंतजाम किए जाए ताकि जो तालीमी अमल है वो मुतासर ना हो? देखिए, ये जो स्कूल के अंदर वैक्सीनेशन करने की जो तजवीज है, गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, प्लान है, वो यही तो है। इसमें अलग क्यू लगाने की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन की टीम्स आएंगी और वो जो पहले से बता देगी किसी तालीमी इदारे को कि कल हम आपके पास आ रहे हैं। उस दिन वो बच्चे जब स्कूल में होंगे तो उनके लिए स्पेशल टीम चलकर आएगी। ये बड़ा अहम इक़दाम है। और यकीन तो आपका जो क्यू वाला था, ये बहुत अच्छा एक है कि प्रॉपर वहां पर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी ये देखेगी कि क्या वो वैक्सीनेटर जो है प्रॉपर टेम्परेचर बच्चे का चेक पहले करते हैं, उसको देखते हैं कि वो सेहतमंद है, क्या उनको कर देना चाहिए आज वैक्सीनेशन, या फिर इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बीपी तक भी देखा जाएगा, टेम्परेचर देखा जाएगा, वो तमाम रिक्वायरमेंट उससे बात किया जाएगा। ये बड़ा अहम इक़दाम है आरआई साहब, यकीन तौर पे ऑपरेट करेंगे। ये बड़ा जबरदस्त है और मैं बड़ा वेलकम करूंगा जिस अंदाज में आरआई साहब इस वक्त बात करें कि तमाम तरह स्कूल फेडरेशंस, तमाम तरह तंजीमें इस वक्त बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रही है। ये सूरत हाल माजी से कतई मुख्तलिफ है। इस वक्त जो कुछ सूरत हाल है, खासतौर पर कराची और हैदराबाद में अगर इस सूरत हाल को देखें तो हर शख्स इस वक्त जो हुकूमती इक़दाम है उसको वेलकम कर रहा है, बल्कि सराह रहा है और यही कह रहा है कि वो मुकम्मल तौर पर इन इक़दाम को सपोर्ट करेंगे। इन इक़दाम की एक अच्छी बात यह है कि किसी भी सेक्टर को मुकम्मल तौर पे खारिज नहीं किया जा रहा, बंद नहीं किया जा रहा। हर सेक्टर को किसी ना किसी तौर पे ब्रीदिंग स्पेस मिल रही है और ये ब्रीदिंग स्पेस इस लिहाज से भी बहुत जरूरी है कि मामलात को बेहतर अंदाज में, ऐसे अंदाज में चलाया जा सके। ये मामलात इसी अंदाज में चलते रहेंगे तो यकीनी तौर पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज से 10, 15 या 20 रोज बाद सूरत हाल जैसे मामूल पे आएगी तो मामलात और जिंदगी वैसे ही मामूल पे आते चले जाएंगे। कोविड बहुत तेजी से फैल रहा है, जिस तरीके से आरआई साहब ने फरमाया कि हम इसको लीनियंट ले रहे हैं, हम केयर फ्री हो चुके हैं और आज सड़कों पे, बाजारों में हर तरफ यही सूरत हाल नजर आती है कि मामलात को हमने बहुत ज्यादा रिलैक्स होकर हैंडल करना शुरू कर दिया। ये मामला खराब हो सकता है। यकीनी तौर पर यह जरूर है कि इस वक्त जो कोविड की सूरत हाल नजर आ रही है वो डेडली नहीं, वो जानलेवा नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में ये एक मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर सकता है, मुश्किलात बढ़ा सकता है। तो हमें इन्हीं सारे मामलात को नजर में रखते हुए, सूरत हाल का बेहतर इदराक करते हुए इन एसओपीज के ऊपर अमल करना है। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, दफातर हो, सड़कें हो, मॉल्स हो, बाजार हो, हर जगह पे अगर हम एसओपीज के ऊपर अमल करते हैं तो मामलात यकीनी तौर पे बेहतर हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में कोविड की जो मौजूदा वबा है, ये जो 5th वेव है, ये बहुत जल्द और बहुत ऐसे तरीके से अपने इख्तिताम पे पहुंचे और पाकिस्तान एक बार फिर से अपने मामलात वैसे ही रवा दवा रखते हुए नजर आए। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मुनीर मेमन को इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।